अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न डेली फिज़िक्स। और आज मैं आपको एंट्रोपी के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज़ एंट्रोपी। एंड बिफोर गोइंग टू द एंट्रोपी आई विल टेल यू अबाउट द स्टेट फंक्शन, कि स्टेट फंक्शन क्या चीज़ होती है हमारे पास। स्टेट फंक्शन, तो स्टेट फंक्शन थर्मोडायनेमिक में आप किसी भी बुक से डेफिनेशन तो पढ़ सकते हैं, लेकिन फिज़िकली स्टेट फंक्शन क्या है और ये क्या क्या होते हैं मैं वो बताऊंगा आपको। कि जब आप बात करते हैं किसी चीज़ की स्टेट की, तो स्टेट का मतलब होता है हालत, उसकी क्या हालत है, कि वो किस कंडीशन के अंदर है। फंक्शन का मतलब कि उसके साथ कुछ रिलेटेड चीज़ एक फंक्शन है, फंक्शन जो उसको डिस्क्राइब करता है किसी चीज़ को। तो अब स्टेट फंक्शन उसकी हालत को डिस्क्राइब करता है, एक ऐसी चीज़ है जो उसकी हालत को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि आपके कपड़े हैं, ठीक, आपका बैंक बैलेंस है, आपकी गाड़ी, आपका घर, ये सारी चीज़ें आपकी स्टेट को जाहिर करती हैं कि आपका स्टेटस क्या है, आपका मयार क्या है, इन विच स्टेट यू आर लिविंग इन, कि आप किस स्टेट के अंदर जी रहे हैं, ठीक, कि आपकी हालत क्या है। सही। तो अब जो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अगर कोई भी सिस्टम है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैक्रो प्रॉपर्टीज़, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम स्टेट्स कहते हैं। तो उनके अंदर जो पहली है वो है हमारे पास प्रेशर। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम गैसियस सिस्टम जो सा उसी को ज़्यादातर पढ़ते हैं, कि उसको पढ़ना आसान होता है। प्रेशर, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हम निगलेक्ट करते हैं क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा, तो हमारे लिए वो आसान होता है पढ़ना। तो एक गैसियस सिस्टम है तो उसमें प्रेशर से आप वाकिफ़ हैं, P = F/A, उसका वॉल्यूम V, ये उसका स्टेट फंक्शन है, ठीक। उसके बाद उसका टेम्परेचर, ये उसका स्टेट फंक्शन है। फिर उसके बाद एंथैल्पी, ये क्या है, उसका स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी, ये उसका स्टेट फंक्शन है। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी। अच्छा, इसमें प्रेशर के बारे में आप जानते हैं, प्रेशर क्या, वॉल्यूम क्या, टेम्परेचर क्या, बात करते हैं एंथैल्पी की, इंटरनल एनर्जी की, और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की, और गिब्स फ्री एनर्जी की। सही। तो जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है, वी कैन शो इंटरनल एनर्जी विद, हम जो रिप्रेजेंटेशन है एंथैल्पी की, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है H, दिस वन इज fail and I better use this one। तो इसकी हो गई H, इंटरनल एनर्जी U, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी F and Gibbs G। This is it, their representation। Okay, so what is enthalpy? Entropy is also 1 2 3 4 5 6 7, and here we have another one, entropy, I missed it, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या है, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंट्रोपी चेंज ज़्यादातर हम पढ़ते हैं, लेकिन एंट्रोपी पहले समझना ज़रूरी है हमारे लिए। तो एंट्रोपी आ गई अब हमारे पास। तो ये हैं 8 स्टेट फंक्शन हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर किसी भी सिस्टम के लिए। तो ये चीज़ें तो हमें सारी ऊपर वाली तो पता हैं। हम सीक्वेंस वाइज
एंथैल्पी को पढ़ेंगे क्या होती है। इंटरनल एनर्जी भी आप जानते हैं, इंटरनली जो उसकी इंटरनल किसी भी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी होती है। हम देखेंगे कि एंथैल्पी क्या है हमारे पास, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की सिग्निफिकेंस क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी की सिग्निफिकेंस क्या है, एंट्रोपी की सिग्निफिकेंस क्या है। हम स्टार्ट एंट्रोपी से लेंगे। हमारा ये जब हम इनको समझ लेंगे फिर हमने क्योंकि आगे जाके टीडीएस इक्वेशंस पढ़नी है, तो टीडीएस इक्वेशन के अंदर एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़, गिब्स एंड एंट्रोपी, इनको हम कहते हैं पोटेंशियल फॉर अ सिस्टम। और इन सब की जो यूनिट्स हैं वो क्या होती हैं जाउल के अंदर। ये जो नीचे है ना सारी एनर्जीज हैं, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है आपके पास जाउल। तो बात करते हैं, हम पहले चलते हैं एंट्रोपी की तरफ। वी मूव ऑन टुवर्ड एंट्रोपी। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी एज स्टेट फंक्शन, आप ये भी लिख सकते हैं कि एंट्रोपी एज अ स्टेट फंक्शन। तो एंट्रोपी इज S is equals to Q by T. It is the ratio between heat, Q हम किसको लिखते हैं, हीट को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और ये एंट्रोपी S is equals to Q by T। तो जो हमारे पास अब फिजिकल सिग्निफिकेंस तो एंड में पढ़ेंगे, तो ये होती है रेशियो बिटवीन हीट एब्जॉर्ब्ड एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और हम जिस चीज़ से डील करते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी होती है चीज़, वो चेंज होता है इसके अंदर, ठीक है। और ये बराबर होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है, और T कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो अब अगर आप देखें, इफ़ यू लुक क्लोजली, तो डेल एस मैंने क्यों डाला, डेल यहाँ पे चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव ए सिस्टम हैविंग S1 एंट्रोपी एंड S2 एंट्रोपी, तो S2 माइनस S1 फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू दिस चेंज, और जो उसके अंदर चेंज इन Q होगा Q1 माइनस Q2, जैसे S1 और उसकी हीट Q1, S2 उसकी हीट Q2, तो उसको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। फिर एक और बात जो मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अब आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस, इसको मैं ds की फॉर्म में लिखता हूँ, डिफरेंशियल फॉर्म में, तो ये होता है dq डिवाइडेड बाय t। तो अब जब आप बात करते हैं रिवर्सिबल सिस्टम के लिए, तो आपका एक होता है सिस्टम और एक होती है आपकी सराउंडिंग। एक जो सिस्टम होता है आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सिस्टम है, ठीक, इसके अंदर जो एनर्जी है वो है E इज इक्वल्स टू U माइनस पी डेल वी। आई थिंक अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो Q माइनस Q माइनस हीट माइनस वर्क डन, तो वो यहाँ पे आ जाएगी, इसकी एनर्जी होगी। तो अब ये Q सिस्टम होगा एक इसके अंदर, और एक जो इसकी सराउंडिंग में होगा Q सराउंडिंग। अच्छा, अब एक सिस्टम है तो वो इंटरनली तो रिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन जब वो हीट बाहर निकालता है, वो तभी एक कंडीशन रिवर्सिबल के लिए तभी हो सकती है कि फॉर अ रिवर्सिबल, इफ यू लुक एंट्रोपी फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि जो हमारी dq बाय t होगा सिस्टम का, वो बराबर होगा किसके, dq बाय t सराउंडिंग के। कि आपकी जितनी एंट्रोपी चेंज डेल एस या ds सिस्टम का होगा,
वही डी एस सराउंडिंग का होगा। तो इससे क्या होगा कि डी एस सिस्टम माइनस डी एस सराउंडिंग विल बी इक्वल टू 0, कि आपके पास कोई भी चेंज नहीं आ रहा, कि जितनी हीट आप सिस्टम से बाहर निकालते हैं वही हीट दोबारा आपकी सिस्टम में वापस आ जाती है, कि 10 जॉल ऑफ हीट सिस्टम ने एवॉल्व की और वही 10 जॉल ऑफ हीट नेक्स्ट स्टेप के अंदर उसने एब्जॉर्ब कर ली। तो आपके पास नेट जो एनर्जी टोटल चेंज इन एंट्रोपी आएगा वो क्या आएगा, 0। और जो ये आपकी एस होगी, एस इस कंडीशन के अंदर क्या होगी, कांस्टेंट होगी आपकी, ठीक। एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी 0 एंड एस विल बी कांस्टेंट। तो ये तो बात होगी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। लेकिन जो एक्चुअल रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है कि ये एक समझ लें आइडियल केस है, ठीक। तो अभी हम देखते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है और व्हाई द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। तो अब मैं बात करता हूं फॉर irreversible reaction, for irreversible reaction। तो irreversible reaction के अंदर क्या होता है कि आप बात करते हैं कि आपकी ये जो डेल एस में, चले डेल एस में लिख लें, डी एस में लिख लें, जो सिस्टम की है इट इज नॉट इक्वल टू डेल एस सराउंडिंग, ठीक। सिस्टम और सराउंडिंग की जो इरिवर्सिबल तो ना होगा ना, अगर देखें अगर ये बराबर होगी फिर तो रिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल के लिए कंडीशन है कि ये बराबर नहीं होती, ठीक। अगर बराबर हो जाए, जितनी गई उतनी वापस, वो तो फिर रिवर्सिबल हो गया। तो ये है इरिवर्सिबल के लिए कि दीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो अब आपके पास क्या होगा कि एक, अब इसको इधर ले लाइन मल्टी माइनस कर लें, डेल एस सिस्टम माइनस डेल एस सराउंडिंग, और ये क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है आपके पास, ठीक है। कि इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन तो नहीं ना आएगा, इज नॉट, समझे यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू 0 ये वाला था, तो मैंने वो इधर ले गया तो इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक। अब क्या होगा, ये जब 0 के बराबर नहीं है तो फिर ये क्या होंगे, किसके बराबर, ग्रेटर देन 0 तो मैंने लिखा था, वो मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्यों लिखा था, मैंने पहले लिख दिया था, चलें आपको अब समझाता हूँ वो मैंने क्यों लिखा था। तो आपके पास अब देखते हैं कि एक मशीन है, एक वर्किंग मशीन आप बात करते हैं, एक फिजिकल एक रियल मशीन है, एक इंजन है। वो जब वर्क करता है तो वो क्या होता है, वो अपनी सराउंडिंग से हीट उसकी कम होती है ज़्यादा होती है। सोचें थोड़ा सा, आपको टाइम देता हूँ कि आपकी एक गाड़ी है, एक बाइक है, वो जब काम करता है तो उसका क्या वो ठंडा होता है, सराउंडिंग से उसकी हीट ज़्यादा होती है। तो क्यू सिस्टम इज, वी नो दैट क्यू सिस्टम इज, चेंज इन कह लें आप, या डी क्यू कह लें या क्यू कह लें, क्यू सिस्टम इज ग्रेटर देन क्यू सराउंडिंग। इरिवर्सिबल प्रोसेस फिजिकल हम जानते हैं ये बात। तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइडेड बाय, दोनों तरफ डिवाइड करते हैं टी से, तो इक्वलिटी पे हमारे पास कोई भी फर्क नहीं आएगा, क्यू सराउंडिंग बाय टी। और यहां से हम क्या चीज देखेंगे कि Q ये किसके बराबर आता है, ds के, ds, यहाँ पे अगर dd लगा लें आप तो बेहतर है आपके लिए, ds सिस्टम, क्योंकि हम चेंज की बात ऊपर भी कर रहे हैं तो यहाँ पे ds या डेल एस लगा लें आप तो बेहतर है, मुझे डेल लगाना चाहिए था लेकिन डी लगाया,
डी लगाएं डेल लगाएं एक ही बात है, बेशक आप यहाँ पे भी डेल लगा लें। मेरा काम आपको समझाना है क्या हम दोनों चीज़ें लगा सकते हैं, तो इतना कोई उसके अंदर इतना इशू नहीं है। तो डी एस सिस्टम इज ग्रेटर देन डी एस सराउंडिंग, ठीक। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से डेल एस सिस्टम इज ग्रेटर देन डेल एस सराउंडिंग। इसको यहाँ पे ले आए तो ये हो जाएगा डेल एस सिस्टम माइनस डेल एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन ज़ीरो। ये ग्रेटर देन ज़ीरो यहाँ पे इस वजह से आता था। अब देखें कि सिस्टम में से सराउंडिंग जब आप एंट्रोपी को करते हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसकी पहले तो फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो ये क्या है एंट्रोपी फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस तो इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या है कि एंट्रोपी measures the randomness of a system, randomness of order या randomness of system we can say, कि सिस्टम के ऑर्डर में कितनी रैंडमनेस आई है। तो अब आप देखें कि एक एटम था यहाँ पे, उसके अंदर यूं थे मॉलिक्यूल अरेंज थे, फिर वो वही सिस्टम के अंदर रैंडमनेस आ गई, एक मॉलिक्यूल इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ये 6 के 6 थे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो ये अब इसके अंदर इसकी एंट्रोपी ज्यादा है, इसके अंदर रैंडमनेस ज़्यादा है, इसकी हीट भी क्या होगी ज़्यादा होगी, हीट और टेम्परेचर की जो रेशियो होगी वो भी ज़्यादा होगी, ठीक। तो जितना रैंडमनेस, अब आप देखें तो जब एंट्रोपी चेंज इज ग्रेटर देन ज़ीरो तो एवरी सिस्टम, हम जो रियल सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप बाइक चलाते हैं, हीट सराउंडिंग में जाती है, एंट्रोपी में बिगाड़ आ रहा है, आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, आप उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से डिसऑर्डरनेस आ रही है। ये एंट्रोपी हमें डिसऑर्डरनेस के बारे में बताती है, रैंडमनेस ऑफ ऑर्डर के बारे में बताती है कि ऑर्डर में एक चीज़ स्मूथली जा रही है, आपने उसमें हीट डाल दी, उसको एनर्जी दी, उसकी फॉर एग्जाम्पल एक सिस्टम था वो आराम आराम से जा रहा था, आपने पीछे से जाके समझे उसको धक्का दे दिया, तो उसको क्या, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, उसकी एनर्जी बढ़ गई। एक चीज़ रैंडमनेस के साथ जा रही थी, आपने बीच में उसको एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी का मतलब ये है कि अब सिस्टम में से जो सराउंडिंग की है, ठीक, सराउंडिंग की कम थी, तो वो जो कमी जो आई है वो बिगाड़ पैदा कर रही है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या थी, एंट्रोपी थी। अब हम बात करेंगे इसके बाद एंथैल्पी में, थोड़ा सा आप एंथैल्पी का बताऊंगा, फिर उसके बाद हम गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, ये दो जो एनर्जीज़ हैं ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। इनको असल में इक्वेशन हमें तब समझ में आती हैं इनकी कि जब हमें इनकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस पता हो पहले से और हम जानते हों कि ये इनकी वजह, इनकी ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो हम एक को वर्क फंक्शन कहते हैं, क्यों कहते हैं, ठीक। ये चीज़ें जब हमें पता होंगी तब हमें ये इक्वेशंस याद रहेंगी। अगर आप ये कह दें कि मैं इसको रट लूँगा तो ये आपके लिए मुमकिन नहीं है, कि इक्वेशंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर थर्मोडायनेमिक्स की, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें मेरा लेक्चर देख रहे हैं, या स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स के अंदर मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो हम ये एक इक्वेशन नहीं पढ़ेंगे। ये बेसिक हैं, इनकी इक्वेशंस आपको याद हो जाएंगी, डेरिवेशंस आप याद भी कर लेंगे, लेकिन जब इंटरव्यू देने जाएंगे, जॉब तो करनी है ना आपने, कि नहीं करनी। अगर जॉब करने जाते हैं, वो आपसे पूछ लेते हैं कि मुझे गिब्स फ्री एनर्जी की बताएं, क्या इंपॉर्टेंस क्या है, एंट्रोपी की क्या इंपॉर्टेंस है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो गिब्स फ्री एनर्जी की आप क्या बताएंगे कि ये जी गिब्स था और उसने फ्री में हमें एनर्जी दे दी है, तो ये गिब्स फ्री एनर्जी हो गई,
नहीं, ऐसे नहीं है, उसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस आपको अच्छे से बतानी पड़ेगी। आज आप भाग जाएंगे, कल आप भाग जाएंगे, पेपर में आप रट के लिख लेंगे, लेकिन एट द एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, वहाँ पे आप क्या होगा। अगर आप देखते हैं, मोटिव देखते हैं कि इंडिया में, पाकिस्तान में, कहीं भी आप अगर मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो ध्यान से मेरी बात सुने कि इंटरव्यू की 50-50 मार्किंग होती है। 50% ऑफ देयर कि उसमें 50% आपके जोन से हैं पिछली चीज़ देख, ग्रेड्स देख के आप वो टेस्ट जो होता है, और जो उसमें 50% होता है वो इंटरव्यू होता है। ठीक है, अगर आपका टेस्ट खासा अच्छा नहीं भी हुआ और आप इंटरव्यू अच्छे तरीके से पास कर जाते हैं तो क्या होगा, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। कि हो सकता है ना कि जो क्वेश्चन उन्होंने वहाँ पे दिए हों, आप टाइम की कमी की वजह से या किसी भी वजह से वो हल ना कर सके हों, लेकिन आपका पोटेंशियल, आपका कंसेप्ट जो है, वो टीचर जो इंटरव्यू है, जो आपके वहाँ पे इंटरव्यू ले रहा है, वो देख के जज करेगा। तो उसकी जजमेंट के लिए क्या करना है, आपने हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से समझनी है। आपको पता हो कि ये कंसेप्ट क्या है, एंट्रोपी क्या है, एंथैल्पी क्या है, साथ मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स लगाई। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप जो चीज़ पढ़ें, न्यूक्लियर फिजिक्स में से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर कूलम फोर्स कब ज़्यादा होती है और न्यूक्लियर फोर्स कब ज़्यादा होती है, कूलम और न्यूक्लियर फोर्स का आपस में कंपैरिजन आप देखें। अगर आप न्यूक्लियर फिज़िक्स के हैं और साथ या आपने फिज़िकल केमिस्ट्री के साथ ये चीज़ फिज़िकल केमिस्ट्री में भी है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी है, उसके बाद स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स के अंदर भी है। तो आप कोई भी कोर्स पढ़ रहे हैं, आपको ये ज़रूरी है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा कोर्सेज़ के अंदर है, तो एक इंटरव्यू इजीली आपसे इसमें से सवाल पूछ लेगा, और अगर आपको जवाब ना आता हुआ तो वो कहेगा इसने ये तीनों कोर्स जो से ऐसे ही बस लोकली पास किए हैं, ये हमारी इस जॉब के लिए या हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैलिड शख्स नहीं है, ही इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सो हर चीज़ को अच्छे से समझें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मुझसे कमेंट में पूछें, मैं कहीं गलती करता हूँ तो मुझे बताएं, ताकि क्या हो, इससे हम सीखेंगे। ठीक, हमें कोई इस बात में शेम फील नहीं, ना पूछते हुए और ना मुझे बताते हुए, या मैं किसी और से कंसर्न कर लूँगा, मुझे नहीं आती होगी, लेकिन हम चीज़ सीखेंगे। वी आर हेयर टू लर्न। और एक और जो मसला ये है कि कुछ चलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा आपको कि इसको इंग्लिश में बनाऊं या उर्दू में, मुझे इसकी वो उर्दू या हिंदी में इसका रिव्यू दे दें, क्योंकि बाज़ लोग कह रहे हैं कि इंग्लिश में बनाएं आप, और बाज़ कह रहे हैं कि आप उर्दू में बनाएं। तो थोड़ा सा मुझे इस वजह से ना कन्फ्यूजन है कि मैं अब किस में बनाऊं। चलें, आज के लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, फिर हम गिब्स फ्री एनर्जी की तरफ जाते हैं और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की तरफ। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।